और टीवी की ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूँ। मैं फिल्में जब डायरेक्ट करता हूँ तो ऑडियंस के लिए बनाता हूँ। किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले। बगने थोड़े से इससे बड़ी हिट बनाऊंगा मेरी अगली फिल्म हिम्मत वाला। हिम्मत वाला? यस, हिम्मत वाला विद अजय देवगन। गाइस, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए उनकी रेपुटेशन या फिर उनकी इमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए। अगर वे इस पर ध्यान नहीं देते तो वे बाद में इसके लिए पछताते भी हैं। हम बात करें सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, उनकी इमेज काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग उससे ही कनेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 5 ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी रेपुटेशन अपने ही हाथों से खराब करी है। हम बात करें उनके एरोगेंस बिहेवियर के लिए या फिर उनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या फिर उनके पॉलिटिकल व्यू के कारण उन्होंने अपने पूरे करियर को खराब कर दिया। इस वीडियो में हम उन सारे पॉपुलर सेलिब्रिटी के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने हाथों से अपनी रेपुटेशन को खोया है। सो गाइस, अक्सर तुमने ये सुना होगा कि कैसे उम्र के साथ आदमी बूढ़ा होते जाता है और बुढ़ापे का असर कैसे निगेटिव हमारे ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी चीज से रिलेटेबल है। हालांकि मैं ये देना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो है और मैं इससे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरा काफी हार्ट अटैचमेंट है इसके साथ। मैं बात कर रहा हूँ शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना की। गाइस, शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो था जहां पर इंडिया में इसकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल की थी। यहां तक कि आजकल जो हम जैसे हमारी उम्र के जो बच्चे हैं 20 से 25 साल के बीच, वे तो डाई हार्ट फैन है शक्तिमान के। हमको नॉस्टैल्जिया हिट होता है जब भी हम शक्तिमान को याद करते हैं। पर हाल ही के कुछ सालों में मुकेश खन्ना की तरफ से कई सारे ऐसे बयान निकल कर आते हैं जिससे कि उनकी इमेज काफी ज्यादा डाउनग्रेड हुई। कह सकते हैं उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है जिस तरीके के बयान उन्होंने अभी के समय में दिए हैं। यही नहीं, जिस तरीके के उनके बयान और इंटरव्यू निकल कर आते हैं, देखकर लगता है कि वे अभी भी काफी डीपली तरीके से शक्तिमान के कैरेक्टर से ऑब्सेस्ड हैं। वे उससे बाहर निकल नहीं पाए हैं और हम इस बात को समझ भी सकते हैं क्योंकि शक्तिमान उनकी ही क्रिएशन थी। यार देखो, मैं बुराई तो नहीं करना चाहता पर क्या करूं। देखो, मैं मुकेश खन्ना को देखकर मुझे यही लगता है कि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है और एज गैप होने के कारण उनके विचार प्रेजेंट टाइप के सिनारियो से मैच नहीं करते। यही कारण है लोगों को ये कंट्रोवर्शियल लगते हैं। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मैं भी वही करूंगी जो मर्द करता है। नहीं, मर्द मर्द है, औरत औरत है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है। वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मशीन गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आग से कटा, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी गया 100 मील दूर देख सकता है क्योंकि वो योगी पुरुष। सो गाइस, नेक्स्ट स्टार जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत जिन्होंने सौरभ भास्कर की तरह ही अपने बयानों के जरिए, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन के जरिए अपने करियर को खराब कर दिया। खासकर जो नेपोटिज्म वॉर थी बॉलीवुड के खिलाफ, उसमें तो उनका करियर जिसमें काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस से भी पंगा ले लिया था, जैसे कि करण जौहर से, कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर से भी इनकी नहीं बनती थी, जिसके कारण इनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि इनकी मूवी को लेकर भी कोई भी हाइप नहीं रहती है। हालांकि इनकी आने वाली मूवी जो इमरजेंसी थी उसका ट्रेलर काफी अच्छा था और मैं तो उसे देखने जाने वाला था क्योंकि ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया था। पर बताया जाता है कि उसे भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला हुआ है और उसे भी ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उस मूवी में ऐसा क्या रहा होगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कंगना रनौत को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कंगना रनौत के ऊपर हम एक दूसरी वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन वाज हियर for the longest time doing what he had to do, and then what happened? पाकिस्तान बना, इस्लामिक रिपब्लिक बना, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर। What is secular? Secular is no man's land, not your, not mine, everybody's. गाइस, सुपरस्टार, अक्सर ये शब्द तुमने सुना होगा और अभी के समय में शाहरुख खान को सुपरस्टार कहा जाता है, वही साउथ में थलपति विजय को। पर क्या तुम्हें पता है भारत में की या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये टाइटल सबसे पहले किसे मिला था? तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले टाइटल मिला था राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना कौन है? अगर तुम्हें समझना है तो कभी अपने पिताजी से या फिर दादाजी की एज के उम्र जो लोग थे उनसे पूछना कि आखिर राजेश खन्ना का भौकाल क्या था। एक टाइम ऐसा था कि पूरे भारत में राजेश खन्ना के
डाई हार्ट फैन थे। पर जैसे कि कहा जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चलाएमान है, ठीक वैसे ही हमें इनकी इंडस्ट्री में भी, इनके भी लाइफ में देखने को मिलता है। राजेश खन्ना जिनके साथ जब अमिताभ बच्चन ने काम किया था तो ये देखकर नहीं लग रहा था कि शायद अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को टक्कर दे भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है तुम्हें पता है कि आखिर अभी तक इमेज किस तरीके की है अमिताभ बच्चन की और अभी इमेज किस तरीके की है राजेश खन्ना की। हम ये कह सकते हैं अमिताभ बच्चन ने पूरी तरीके से ओवरटेक कर दिया था एक टाइम में। हालांकि इसके पीछे का राजन बताया जाता है कि कैसे जो अल्कोहल एडिक्शन था राजेश खन्ना का वो उनके डाउनफॉल का कारण बनता है। हालांकि बाद में तो उन्होंने बी ग्रेट मूवीज में भी काम करना शुरू कर दिया था जिससे उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा घट गई। खुदा हाफिज। सुल्तान, इस काम में ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे और ना हम तुम्हें हिंदुस्तान में। अब मैं जिस स्टार की बात करने जा रहा हूँ इस स्टार की पर्सनैलिटी या फिर कहें और कुछ इस तरीके का था कि इन्होंने अमिताभ बच्चन को भी ओवरशैडो कर दिया था। यहाँ तक कि सलमान खान भी इनका लोहा मानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा की। अक्सर लोग गोविंदा के बारे में बुराई करते हैं तो उनके बिहेवियर की करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर की स्किल थी अक्सर वे उनकी बुराई के साथ उनकी बड़ाई भी करते हैं। जिस तरीके से गोविंदा के अंदर एनर्जी थी वे ऐसा डाउनफॉल डिजर्व नहीं करते थे। पर आखिर क्या कारण था कि गोविंदा जो कि अचानक से काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था और उनके एक्टिंग को देखकर तो अमिताभ बच्चन भी ओवरशैडो हो चुके थे उनके सामने। पर वो सारे क्या कारण थे कि जिसके कारण गोविंदा को डाउनफॉल फेस करना पड़ा। दरअसल ये बताया जाता है कि कैसे गोविंदा जिन्होंने सक्सेस को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, यानी सक्सेस उनके सर पर चढ़ चुकी थी, वे बिल्कुल भी टाइम के पाबंद नहीं थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में लापरवाही करना शुरू कर दिया। इससे उनकी इमेज धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई और एक समय ऐसा आया कि उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। यही नहीं, उन्होंने ओपनली कई सारे लोगों के ऊपर कई सारे बयान भी दिए हैं जिससे कि उनकी इंडस्ट्री में जो संबंध थे वो भी खराब हो गए और फिर धीरे धीरे गोविंदा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैंने फिल्म इतनी कर ली थी, जो आया करता था मैं उसे कहा करता था कि देखिए भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिल्में नहीं कर सकता हूँ, आप चाह रहे हो कि मुझसे फिल्म कर लीजिए तो ये कभी नहीं पूछेगा कि मैं कितने बजे और कैसे कहाँ पे, आप आपकी प्लानिंग वैसे कीजिएगा, आपके आर्टिस्ट वैसे लीजिएगा और मुझे फजूल में बदनाम बाद में नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं शुरू में आपके। सो गाइस, नेक्स्ट जिस सेलिब्रिटी की हम बात करने जा रहे हैं ये एग्जांपल है कि कैसे सक्सेस में हम कई बार इतने ज्यादा एरोगेंस हो जाते हैं कि वही हमारे डाउनफॉल का कारण बनती है। हम बात कर रहे हैं साजिद खान की। साजिद खान जिनका एक पूरा का पूरा जर्नी थी, पूरा का पूरा समय था जहाँ पर उनकी कॉमेडी मूवीज को लोग काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। एक ऐसा समय था जहाँ पर साजिद खान की बैक टू बैक मूवीज ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, यानी कि कोई भी मूवीज ऐसी नहीं होती थी जो फ्लॉप हो जाए। सक्सेस उन्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा था कि कैसे सक्सेस के साथ भी और भी ज्यादा एरोगेंस होने लगे थे। हालात तो ये हो चुके थे कि कई बार वे अपने इंटरव्यूज में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये बयान दे देते थे कि कैसे उनकी मूवीज तो फ्लॉप हो ही नहीं सकती, वो हिट होकर रहेगी। यही नहीं, जो उनका बिहेवियर था एक्टर्स के साथ वो भी काफी ज्यादा बिगड़ने लगा था। यहीं से शुरुआत होती है साजिद खान के डाउनफॉल की। यही नहीं, नाना पाटेकर की तरह इनके ऊपर भी बाद में मीटू एलिगेशन लगे जिसका तो काफी क्रैक डाउन इम्पैक्ट पड़ा था इनके पूरी की पूरी करियर पर। यही नहीं, एक टाइम तो इन्होंने अपनी कॉमेडी मूवीज को कादर खान, लेट कादर खान की कॉमेडी से कंपेयर कर दिया था और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मूवीज को या फिर अपनी कॉमेडी राइटिंग को सुप्रीम साबित करने की कोशिश करी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुमने इनकी मूवीज जरूर देखी होगी। और पता है कादर खान के डायलॉग किससे कंपेयर किए जाते थे? साजिद, फरहाद, लॉरेंस, श्याम जी से। तुम समझ सकते हो ना कंपैरिजन कहाँ हो रहा है। कॉमेडी और टाइमिंग कादर खान का है और जो डायलॉग्स लिखते थे कादर खान, उनकी वजह से बहुत सारी फिल्में हिट हुई थी जी। मेरी हिम्मत वाला के जो डायलॉग साजिद फराद ने लिखे हैं वो डायलॉग्स शायद कादर खान साहब के हिम्मत वाला से थोड़े ऊपर है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सारी चीज़ों के ऊपर, खासकर मुकेश खन्ना को लेकर? क्या तुम भी इनके फैन थे, शक्तिमान के फैन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पर शो होगा, जिस पर क्लिक करते तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।